हमारा विषय है समुद्रगुप्त का विजय अभियान। समुद्रगुप्त 335 से लेके 375 तक शासक रहा। ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। चंद्रगुप्त का विजय अभियान जो है हमें प्रयाग प्रस्ती में, यानी कि इलाहाबाद शतम लेख में, जो अशोक का एक स्तंभ लेख है, जिसपे इसका समुद्रगुप्त का अभिलेख भी मिलता है, जिसको हरिसेन ने लिखा है। ये गद्य और पद्य मिश्रित शैली में लिखा गया है। इसमें 33 पंक्तियाँ हैं। इसमें इसका विजय अभियान लिखा गया है। चंद्रगुप्त ने जब समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो उसमें कुछ लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और कुछ लोग चेहरे के जो है ना खुशी छा गई। जिनके चेहरे पीले पड़ गए वो नहीं चाहते थे कि समुद्रगुप्त जो है ना राजा बने, और जिनके चेहरे खुशी से झूम उठे हुए चाहते थे कि समुद्रगुप्त का जो है ना राज शासन प्राप्त करे। क्योंकि लिच्छवियों का वो देवता था, तो उनका बड़ा प्रभाव था। और उसके लिच्छवी साम्राज्य को अंतिम रूप से तभी मिलाया जा सकता था जब वो ये कहें कि उसके दोहते को जो है ना राजगद्दी दे दी गई है। ये बात भी थी। और दूसरा, समुद्रगुप्त का बड़ा भाई होने के कुछ सबूत मिलते हैं। जैसे काछ नाम के एक राजा के सिक्के मिलते हैं जो कि समुद्रगुप्त के सिक्कों के हूबहू हैं। अब विद्वानों में इस बात पर मतभेद है कि उसका बड़ा भाई काछ था या नहीं था, उसके साथ उसका संघर्ष हुआ या नहीं हुआ। इस विषय पर विद्वानों के विभिन्न मतभेद हैं। फिर भी एलन और फ्लैट ये कहते हैं कि काछ समुद्रगुप्त का ही नाम था। उसने दक्षिणी विजय अभियान के बाद अपना नाम जो है ना समुद्रगुप्त रखा। जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उसने अपने भाई के नाम पे सिक्के जारी किए, उसका बड़ा भाई था। जबकि वे समित मानते हैं कि उसका प्रतिद्वंदी भाई था। जो भी हो, 335 में समुद्रगुप्त शासक बना और उसने बड़े शान से राजपाट संभाला और बड़ा लंबा विजय अभियान चलाया। बहुत सारे राजाओं को उसने हराया। प्रयाग प्रस्ती में इसके विजय की रूपरेखा लिखी गई है। इसमें 33 पंक्तियाँ हैं। हम देखते हैं कि इसकी जो उत्तर भारत की विजय हैं, आरंभ में जो पंक्ति 13वीं पंक्ति है, उसमें 3 राजाओं का वर्णन है जिसको इसने हराया। अच्युत, नागसेन और गणपति नाग। ये तीनों ही नाग राजा हैं, इनको इसने हराया। और दूसरी विजय जो इसकी पंक्ति नंबर 21 में लिखी है, उसमें इसने 9 राजाओं को हराया। हालांकि इस विजय के बारे में ये कहा जाता है कि ये विजय जो है ये 9 राजाओं के साथ जो इसका युद्ध हुआ है बारी बारी, और ये दक्षिण भारत के बाद का है या उत्तर भारत के 3 राजाओं को हराने के बाद का है। अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि दक्षिण भारत के विजय अभियान के बाद जब ये दक्षिण में अभियान करने के लिए गया तो इसने उत्तर भारत के जो 3 राजाओं को हराया था, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और पुनः उन राजाओं को हराने के लिए जब ये आया तो अब राजाओं की संख्या 9 हो गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये राजा अच्युत नाग, गणपति नाग, नागसेन, मतिल, नंदीनाग, नागदत्त, रुद्रसेन, चंद्रवर्मा और बलवर्मा, इन राजाओं को बारी बारी इसने हराया। क्योंकि नागदत्त को हराने से इसको जो है ना जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है वो इसके प्रभाव में आई और उसका जो व्यापारिक फ़ायदा इसको मिला। क्योंकि जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, यहाँ पर इसकी व्यापारिक गतिविधियाँ जो है ना सुचारू रूप से जारी हो सकी। इसका ये, और चंद्रवर्मा को हम देखते हैं दक्षिण राजपुताना में, और ये मरुस्थल का एरिया भी इसके कब्जे में आया। इस तरह से इसने 13वीं पंक्ति के अनुसार पहले 3 राजाओं को और 21वीं पंक्ति के अनुसार फिर इसने 9 राजाओं को हराया। फिर इसका दक्षिण का अभियान है। 19वीं और 20वीं पंक्ति में, प्रयाग प्रस्ती की 19वीं और 20वीं पंक्ति में इसके दक्षिण अभियान की बात की है। ये पूर्वी तट से होता हुआ इसने कौशल के महेंद्र को हराया, महाकांटार के व्याधराज को हराया और आगे बढ़ते हुए इसने आगे कांची तक पहुंच गया। कांची में
इसको एक संगठन का सामना करना पड़ा, 12 राजाओं के संगठन का सामना करना पड़ा, जो कि कांची के विष्णुगोप के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे थे। इसमें मुख्य राजा जैसे थे स्वामीदत्त, दमन, नीलराज, धनंजय, कुबेर, अस्तिवर्मन, इस तरह के जो राजा थे। इसमें भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि दक्षिण भारत के राजाओं के संघ ने इसको हरा दिया और वापस लौटने पर मजबूर किया, जबकि विद्वान इस बात पर एक मत दिखाई देते हैं कि ये इन राजाओं के संघ को इसने हराया और महाराष्ट्र ये खानदेश होते हुए वापस आ गया, और इसने इन 12 राजाओं के संघ को पहले इनको हराया, इनको बंदी बनाया, इनको मुक्त किया और इनको कर देने के लिए बाध्य किया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यातायात के साधनों के अभाव में उस समय इतने लंबे साम्राज्य पर राजपाट करना इतना आसान नहीं था, अतः उनको कर राज्य बनाकर छोड़ दिया। ऐसा ही अभियान बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी चलाया। उन्होंने भी दक्षिण भारत के राजाओं को कर राज्य बनाकर छोड़ दिया था। हालांकि धन संपत्ति जैसे अलाउद्दीन खिलजी को मिली, समुद्रगुप्त को भी निसंदेह यहाँ से बहुत धन संपत्ति मिली। इस तरह की बड़ी विजय थी। और अगली विजय हम जब देखते हैं, जो कि 22वीं पंक्ति में लिखी है, इसके 5 जो सीमावर्ती राज्य हैं उनको इसने हराया। उन्होंने यूँ मान लीजिए कि एक किस्म से आत्मसमर्पण किया, आत्मनिवेदन किया, और ये थे समतट, कामरूप, कर्तपुर, दवाक और नेपाल। ये राज्य जो थे 5, इसने जो है ना, इन्होंने आत्मसमर्पण किया। छोटा मोटा संघर्ष भी हो सकता हुआ हो, लेकिन ये राज्य इसके प्रभाव में आए। इसके बाद इसने 9 गणराज्यों को हराया। 9 गणराज्यों में हम देखते हैं कि इसके जो मुख्य जो वो थे मालव, आभिर, युद्ध, मद्रक, अर्जुनानाइन, प्राजुन, खरपारिक, काक, सनकानिक। इन गणराज्यों को इसने हराया, अपने साम्राज्य में शामिल किया। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 विदेशी राज्य, गांधार का कुषाण, शाहनुशाही, और पश्चिम भारत का एक शक राज्य, और मेघवर्मन श्रीलंका का एक राज्य, वो इसके पास आए, अपने दूत भेजे। उन्होंने इसका अधीनता स्वीकार की। मेघवर्मन ने तो गया में एक बौद्ध मठ बनाने की बात कही, आज्ञा मांगी, और उसको इजाज़त दे भी दी, और इसने वहाँ पर एक 3 मंजिला 6 कमरों का बौद्ध मठ बनवाया। इस तरह से हम देखते हैं कि इसका एक लंबा विजय अभियान है, जिसमें ये कभी नहीं आ रहा। और इसका जो अगर हम क्षेत्रफल देखें तो हम देखते हैं कि पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेके पश्चिम में चंबल नदी तक, उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में नर्मदा नदी तक इसका साम्राज्य था। अब कई विद्वान, वी ए स्मिथ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये कहते हैं कि कई तरह के तुलनात्मक अध्ययन किए उसने। वो बताता है कि इसको भारतीय नेपोलियन की संज्ञा देते हैं। ये भारतीय नेपोलियन के समुद्रगुप्त जो है ना, भारतीय नेपोलियन था। हालांकि नेपोलियन का टाइम 1796 से लेकर 1814-15 तक पीक टाइम था उसका। वो एक आधुनिक टाइम शुरुआत हो चुकी थी उस समय तक, और ये प्राचीन काल की बात है, 335 से लेकर 375 तक। ये बहुत लंबा गैप है इनके दोनों के बीच में। इस तरह से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। फिर भी अगर हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि नेपोलियन जो है एक साधारण सिपाही से राजा बना था, अपने दम पे, अपने संघर्ष के दम पे राजा बना था, और उसने यूरोप के बड़े बड़े राजाओं को हराया था। जबकि समुद्रगुप्त एक राजा का बेटा था और राजकुमार था, और उसको विरासत में एक बड़ा साम्राज्य मिला था, जिसमें इसने और वृद्धि की, नो डाउट इसमें। तो दोनों की तुलना यहाँ राजा का बेटा होना और एक साधारण सिपाही से राजा बनना, इसमें बड़ा फर्क है। हाँ, ये बात है कि समुद्रगुप्त जो है ना, कभी किसी युद्ध में हारा नहीं,
और बड़ा पराक्रमी और योद्धा था। जबकि ट्राफलगर और वाटरलू के मैदान में नेपोलियन हार गया और वाटरलू के मैदान के बाद तो उसको बंदी का जीवन व्यतीत करना पड़ा, जबकि इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये है कि अगर दोनों की तुलना की ही जाए तो दोनों अपने अपने समय के श्रेष्ठ शासक हुए, योद्धा हुए, पराक्रमी हुए। ये एक तुलना इनकी हो सकती है, बाकी और इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। अगर हम समुद्रगुप्त के बारे में करें तो समुद्रगुप्त वीणा बजाने का बड़ा शौकीन था और वैष्णव धर्म में, हिंदू धर्म में उसकी आस्था थी, वैदिक धर्म में उसकी आस्था थी। निसंदेह वो एक पराक्रमी शासक था जिसका विजय अभियान उसने बहुत राजाओं, हालांकि राज्य जो छोटे छोटे राजाओं को उसने हराया। ये नहीं है कि नेपोलियन की तरह बड़े बड़े राजाओं को हराया, छोटे छोटे राजाओं को हराया। देखते हैं हम 9 गुण राज्यों को, देखिए आप, नहीं, यानी कि बिखरा पड़ा था भारत उस समय, छोटे छोटे रियासतें थी, उनको हराना एक बड़ी बात थी, उनको इकट्ठा करना बड़ी बात थी, हराना इतनी बड़ी बात नहीं थी समुद्रगुप्त के लिए। तो हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त महान राजा हुआ है। इसको भारतीय नेपोलियन भी कह सकते हैं आप अगर, लेकिन समुद्रगुप्त है, नेपोलियन है। तो इस तरह आज का एक क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।